Good morning, students. Today we will discuss about Venn diagrams and operation on sets. First, let us see what are Venn diagrams. Venn diagrams are used to show the relationship between the sets. Venn diagrams वो diagrams होते हैं जिनको हम sets के बीच में relations को show करने के लिए represent करते हैं. Venn diagrams are named after the English logician John Venn. तो इसका जो नाम पड़ा है वेन डायग्राम, ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. उन्हीं के नाम पर इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं. इन वेन डायग्राम्स यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल्स. तो वेन डायग्राम्स में क्या होता है कि हम सर्कल्स और रेक्टेंगल्स यूज करते हैं सेट्स के बीच में रिलेशन को शो करने के लिए. इसमें जो रेक्टेंगल्स होते हैं, रेक्टेंगल्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो सर्कल्स होते हैं वो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो सेट्स हैं, जो सबसेट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं. इन वेन डायग्राम्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स. एलिमेंट्स होते हैं वेन डायग्राम्स में, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, उनको हम उनके रिस्पेक्टिव सर्कल्स के अंदर लिखते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास कोई सेट है U और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. इसमें 10 एलिमेंट है और देयर इज अनदर सेट A. इस सेट में एलिमेंट क्या है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10. तो इसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 5 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो हमारे पास एक सेट है U जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है A जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं. अगर इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे ये जो हमको डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस गिवन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, रेक्टेंगल के अंदर 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स लिखे गए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये सब क्या है, रेक्टेंगल के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ये सब प्रेजेंट है. और यहाँ पे एक सर्कल आपको दिख रहा है. इस सर्कल के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10. ये इस सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे दिख रहा है सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स हैं सब, और इस सर्कल के अंदर भी यही नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है. तो ये जो है यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है, वेन डायग्राम है इस गिवन यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर जो सेट है A उसके लिए. यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है. यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं और सेट A है. सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 5, 7, 8, 10 और सेट B है हमारे पास जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 7. अगर इसको हमको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट U को. इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है. और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट है, ये जो ओवल सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिख रहा है इस सर्कल के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं 2, 5, 7, 8, 10 जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है. और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 5 और 7. सेट बी कहाँ पे है, दिख रहा है यहाँ पे
सेट बी इज प्रेजेंट इनसाइड सेट ए। ठीक है, तो इसका मतलब सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। तो अगर बी ए का सबसेट है तो इसका मतलब बी का जो सर्कल बनेगा या जो क्लोज कर्व बनेगा वो ए के अंदर बनेगा। तो यहाँ पर बी ए के अंदर प्रेजेंट है। सो हियर बी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ यू। और क्योंकि बी ए का सबसेट है और ए यू का सबसेट है तो बी भी यू का सबसेट हुआ। मतलब यू के अंदर जो भी हमारे पास क्लोज कर्व्स होंगे वो सब उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक कर्व दूसरे कर्व के अंदर प्रेजेंट है इसका मतलब वो कर्व जिस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो दूसरे कर्व जिसका दूसरा, इसका मतलब अगर एक कर्व दूसरे कर्व के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसका सबसेट है। ठीक है, तो ये हमको क्लियर हो गया कि वेन डायग्राम्स में जब भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेट्स होंगे उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हम सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करें। जनरली हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम इसको किसी भी क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर हमने कोई भी इरेगुलर शेप बना दिया इस तरीके से, लेकिन ये क्लोज कर्व हो अगर, तो ये भी क्या है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो कोई भी क्लोज कर्व जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट होता है वो किसी न किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो जैसे अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा था नंबर्स के बीच में ऑपरेशन, नंबर्स के बीच में हम एडिशन लगाते थे, सब्ट्रैक्शन लगाते थे, डिवीजन लगाते थे, मल्टीप्लिकेशन लगाते थे। और जब भी हम इनमें से कोई भी ऑपरेशन दो नंबर्स के बीच में लगाते थे तो हमें एक नया नंबर मिलता था। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 और 4 के बीच में हमने एडिशन ऑपरेशन लगाया तो क्या मिला, हमें 6 मिला। दो नंबर्स के बीच में हमने कोई ऑपरेशन लगाया तो फिर से एक नंबर मिला हमको। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 और 6 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाए तो क्या मिलेगा, 30, जो कि एक नंबर है। अगर इसी तरीके से हम 10 और 5 के बीच में एक ऑपरेशन लगाएं डिवीजन का तो फिर से हमें एक नंबर मिलेगा। तो हमको दिख रहा है कि दो नंबर्स के बीच में जब भी हम कोई ऑपरेशन लगाते थे तो हमको एक फिर से नंबर मिलता था। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से सेट्स के बीच में भी जब हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो हमको एक नया सेट मिलता है। ठीक है, और सेट्स के बीच में जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड टाइप का ऑपरेशन जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेशन जो है सेट्स के बीच में जो हम यूज करते हैं वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो 1 बाय 1 तीनों को हम डिस्कस करेंगे। The union of two sets A and B is the set which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. इसका मतलब है कि यूनियन जो होता है दो सेट्स का वो ऐसा सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट्स आते हैं जो या तो A में प्रेजेंट हो या B में प्रेजेंट हो या फिर दोनों में प्रेजेंट हो। सपोज दैट हमारे पास कोई सेट है A, एक सेट है A और दूसरा सेट है हमारे पास B। तो इनका जो यूनियन होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, A यूनियन B। ये जो साइन है यहाँ पे ये यूनियन का साइन है। ठीक है, जैसे हम प्लस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, माइनस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, ये ऑपरेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे यूनियन जो ऑपरेशन है उसको हम इस तरीके से कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से हम यूनिवर्सल सेट को भी रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी दो सेट्स के बीच में इसको लगाया जाएगा यू साइन, इसका मतलब ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर कहीं पे अकेला लिखा गया है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसको। ठीक, वो आपको पता लग जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट की तरह यूज किया जाएगा और कहाँ पर ये ऑपरेशन यूनियन की तरह यूज किया जाएगा। तो ए यूनियन बी जो होता है, इसका मतलब अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें
सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें इसको, तो ए यूनियन बी क्या है, ऐसे एलिमेंट्स एक्स का कलेक्शन है जहां पर एक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा हो या फिर एक्स जो है वो बी में बिलोंग कर रहा हो। तो अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है या बी में बिलोंग कर रहा है या फिर दोनों में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, ए यूनियन बी के अंदर प्रेजेंट होगा। अब अगर इसको हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें, यहाँ पर जो ये फिगर है ये क्या है, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी का। तो ये ऐसे ये रेक्टेंगल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर जो दो सर्कल्स बने हुए हैं, ये फर्स्ट सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो इनका यूनियन होगा ए यूनियन बी, वो क्या होगा, इन दोनों सर्कल्स को मिलाकर जो एरिया बन रहा है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। यूनियन का मतलब ये यूनाइट करना, तो दोनों सेट्स को यूनाइट करने पे जो मिलेगा हमको रिजल्ट, वही ए यूनियन बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे येलो रीजन जो आपको दिख रहा है इसमें रेक्टेंगल के अंदर, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और ये जो रीजन है, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये क्या है, दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन है, ठीक। तो इसका मतलब यूनियन में हमारा कॉमन पोर्शन भी रहता है। यहाँ पर सेकंड केस आप देखिए, इस केस में क्या है, यहाँ भी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सर्कल है, सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस केस में जो ए यूनियन बी होगा क्या होगा, यही जो येलो रीजन आपका है, ये येलो रीजन मिलाकर जो टोटल रीजन बन रहा है हमारा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए यूनियन बी को, ठीक है। तो इस केस में क्या था, हमारे पास ए और बी के बीच में एक कॉमन पोर्शन था, ये जो ग्रीन रीजन दिख रहा है क्या था, ये कॉमन रीजन था ए और बी के बीच में। तो ये टोटल जो रीजन था, शेडेड रीजन ग्रीन और येलो मिला के ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, और इस केस में जो येलो रीजन है ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस केस में ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी में ये जरूरी नहीं कि आपको कुछ कॉमन मिले ही, कॉमन हो भी सकता है और कॉमन नहीं भी हो सकता है। सपोज कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए हमारा सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, और बी एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। तो अगर इस केस में हमको ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ए यूनियन बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो या दोनों में प्रेजेंट हो। तो 1 ए में प्रेजेंट है तो 1 यहाँ पर होगा, 2 दोनों में प्रेजेंट है 2 भी इसमें होगा, 3 ए में प्रेजेंट है तो ए यूनियन बी में होगा, 4 इज प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स, 4 यहाँ पर भी होगा, 5 इज प्रेजेंट इन ए, 5 यहाँ पे होगा, 6 इज प्रेजेंट इन ए एंड बी बोथ, तो 6 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 8 इज प्रेजेंट इन बी, तो बी में है, ए में नहीं है लेकिन बी में है, तो इसलिए ए यूनियन बी में होगा। और 10 इज प्रेजेंट इन बी, तो इसका मतलब 10 भी ए यूनियन बी में रहेगा। इसका मतलब ए यूनियन बी मीन्स कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ईदर ए और इन बी। तो बहुत ही इजीली हम ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पे सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और सेट बी में 2 और 3। तो क्लियरली दिख रहा है कि बी के 2 एलिमेंट्स जो हैं 2 और 3 ये ए में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब बी क्या है, यहाँ पे ए का सबसेट है। तो इस केस में जब हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए के सभी एलिमेंट्स आएंगे इसमें 1, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो वो ए यूनियन बी में रहेंगे। तो 1 ए में है तो यहाँ पे रहेगा यूनियन में, 2 भी ए में है तो 2 भी रहेगा, 3 भी ए में है, ठीक है, तो ए में ये ए यूनियन बी में रहेगा। 4 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ए एंड बी, तो ये भी ए यूनियन बी में रहेगा। और 5 भी ए में प्रेजेंट है तो ये भी ए यूनियन बी में रहेगा।
और बी में 2 और 3 यहाँ पर ए में भी थे, मतलब दोनों में थे। ठीक है, तो पहले ही हमारा ए यूनियन बी के अंदर हम लिख चुके हैं। तो क्लियरली यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा जो सेट मिला हमको ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। तो ए के इक्वल मिल गया। इसका मतलब अगर एक सेट हमारा दूसरे सेट के अंदर कंटेन्ड है तो उसमें जो यूनियन आएगा हमारा वो बड़े वाले सेट के इक्वल आएगा। तो जहाँ पर जैसे ए और बी थे और बी जो है वो ए के अंदर कंटेन्ड था, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन ऑपरेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब कि ऑर्डर जो होता है सेट्स को लिखने का, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता यूनियन पर। ठीक, आप चाहे ए यूनियन बी लिखो या आप बी यूनियन ए लिखो, दोनों का मीनिंग हमेशा सेम होता है। ठीक, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो आप चाहे ए यूनियन बी फाइंड करोगे या बी यूनियन ए फाइंड करोगे, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक, सिमिलरली जो सेकंड हमारा लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास तीन सेट्स हैं ए बी और सी, तो चाहे आप ए यूनियन बी फाइंड कर लो और फिर उसका यूनियन सी के साथ निकालो, या फिर आप ए का यूनियन करो बी यूनियन सी के साथ में। ठीक है, मतलब आप चाहे बी यूनियन सी पहले फाइंड करो और फिर ए के साथ में उसका यूनियन करो, या फिर ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लो और फिर उसका यूनियन सी के साथ में करो। दोनों ही केस में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वह है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, ऐसा सेट जिसको हम किसी सेट के साथ यूनाइट करें, उसका यूनियन करें, तो जिस सेट के साथ यूनियन कर रहे हैं वही मिल जाए। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनियन ऑपरेशन के लिए। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सेट ए है और इसका हम यूनियन करें फाई के साथ में, तो क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता है। ठीक, एम्प्टी सेट क्या होता है, हमेशा एकदम खाली होता है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका अगर यूनियन करते हैं किसी भी सेट के साथ में तो हमें क्या मिलेगा, वही सेट फिर से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट फाई में कुछ है ही नहीं है, तो उसका यूनियन ए के साथ में करेंगे तो ए में कुछ नया नहीं जाएगा। ए में जितने एलिमेंट्स पहले थे वही बाद में भी रहेंगे यूनियन के। इसका मतलब हमें फिर से सेट ए मिल जाएगा। तो इसका मतलब सेट फाई जो है वो किसी भी सेट के आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। ठीक है, इसलिए फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है यूनियन ऑपरेशन के लिए। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी सेट का हम यूनियन उसी सेट के साथ करें तो फिर से हमें सेम सेट मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। मतलब अगर किसी सेट का यूनियन उसी सेम सेट के साथ कर दिया जाए तो हमें फिर से सेम सेट ही मिलता है। तो ये वेरी
बहुत ही सिंपल जो है ये लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ। और लास्ट में है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ में हम किसी सेट को यूनाइट करें, ठीक, तो यहाँ पे देखो दोनों ही जगह यू यूज किया गया है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है, लेकिन क्योंकि यू दो सेट्स के बीच में यूज किया गया है तो ये ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन ऑपरेशन को, और ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर बाकी सारे सेट्स कंटेंट होते हैं, तो ए हमारा कहाँ पे है, यूनिवर्सल सेट यू के अंदर है, इसका मतलब ए यू का सबसेट है। तो अगर ए यू का सबसेट है तो ए का यूनियन यू के साथ में क्या आएगा, यू के इक्वल आएगा, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट या सिंपली लॉ ऑफ यू, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक। एक सेट है बी हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6, और एक एलिमेंट है, एक सेट है हमारे पास सी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट 2 5 6 और 8। तो इस केस में अगर हम ए यूनियन बी फाइंड करें तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा हमको, ए यूनियन बी का मतलब 1 2 3 4 5, ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो भी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे वो यूनियन में भी प्रेजेंट होंगे, और बी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन 4 और 5 तो कॉमन है, एक बार हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या बच रहा है बी के अंदर, 6। तो ए यूनियन बी कितना आया, 1 2 3 4 5 6। और अगर हम बी यूनियन फाइंड करें तो बी यूनियन ए, इसमें क्या मिलेगा हमको, तो बी यूनियन ए में बी के सभी एलिमेंट्स होंगे, सपोज दैट ये पहले हमने लिख लिया 4 5 6, और इसके बाद ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 और 4 और 5 तो हम पहले लिख चुके हैं इसमें, ठीक है, ये कॉमन थे दोनों में। तो इसमें भी क्या है, 6 एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी वही सेम एलिमेंट्स हैं। और हमको पता है कि किसी भी सेट में ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो चाहे हम पहले 1 2 3 लिखें बाद में 4 5 6 लिखें, या फिर पहले 4 5 6 लिखें और बाद में 1 2 3 लिखें, ये दोनों सेट्स क्या है, सेम सेट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई कर रहा है ये रिजल्ट हमारा, ठीक है। यहाँ पे सेट ए और बी शो कर रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है इनके लिए, ठीक। अब इसी केस में अगर हम ए यूनियन बी जो आया था उसका यूनियन सी के साथ में करें, ठीक है, तो ए यूनियन बी कितना मिला हमको, 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी भी एक सेट है, तो इसका यूनियन सी के साथ करेंगे तो उसमें जो सेट हमको मिलेगा उसमें ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हम ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स इसमें लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सी के भी सभी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो सी में क्या है हमारे पास, 2 5 6 8, लेकिन 2 5 और 6 तो पहले से ही हम लिख चुके हैं सेट में, दोबारा से रिपीट करेंगे नहीं, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट होने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम दोबारा एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट सी का प्रेजेंट नहीं है इसमें, 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमें मिला यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, वो कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 8। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड किया और फिर उसका यूनियन सी के साथ में किया। अगर इसकी जगह पे हम क्या करते, पहले बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं,
तो बी यूनियन सी कितना मिलेगा इस केस में? पहले इसमें बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे हम, बी के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसमें 4, 5, 6, और फिर सी के एलिमेंट्स, सी के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, क्योंकि जो बी में है और सी में भी है वो एक बार हम लिख चुके हैं। जैसे कि 5 और 6 बी और सी दोनों में एक बार हम लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब सी का कौन सा एलिमेंट है जो बी यूनियन सी में प्रेजेंट नहीं है? वो है 2 और 8। तो ये हमें बी यूनियन सी मिल गया, 4, 5, 6 to 8। अब अगर हम ए का यूनियन करें बी यूनियन सी के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा? तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए के एलिमेंट्स और बी यूनियन सी के एलिमेंट्स का यूनियन। तो ए के एलिमेंट्स पहले हम लिख लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और अब बी यूनियन सी के वो एलिमेंट्स इसमें लिखेंगे जो कि ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो बी यूनियन सी में हमारा 4 हम पहले लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 5 भी लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। 6 लिखेंगे और 2 पहले लिख चुके हैं, 8 नहीं लिखा है, 8 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। ठीक है, 7 एलिमेंट्स यहाँ पर है। और यहाँ पर हमने जो फाइंड किया था, पहले ए यूनियन बी निकाला था, फिर इसका यूनियन सी के साथ में किया था, उसमें भी वही एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो यहाँ पर भी जो हमको दोनों सेट्स मिले, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, दोनों सेम मिले। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है सेट्स ए, बी और सी के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ इस केस में भी वेरीफाई हो गया हमारा। ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दो रिजल्ट्स को देखकर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। एंड दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ। ठीक, तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। थैंक यू।